रशिया और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग की जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी खबर है, मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। यूक्रेन के लीव, खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया जितने भी इलाकों में अभी भी अटैक हो रहे हैं और रशिया का अटैक रातों रात और हर दिन कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितनी तबाही आ गई है और शहर के शहर कैसे खंडहर में तब्दील हो गए हैं, इमारत जमींदोज होकर के कब्रिस्तान में बदल चुकी है। और पुतिन का ये गुस्सा क्या यूक्रेन को खत्म कर देगा? सवाल बहुत बड़ा ये है। यूक्रेन के हालात क्या सीरिया जैसे बनते जा रहे हैं? तो फिर ऐसे में यूक्रेन से लेकर के जितने भी बॉर्डर लाइन कंट्रीज हैं वहां के हालात क्या हैं और यूक्रेन में क्या परमाणु अटैक होने वाला है? अगर यह परमाणु अटैक किया जाएगा इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सवाल यह बड़ा है। पहली बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रशिया और यूक्रेन जंग के बीच से आई हिला देने वाली तस्वीरें। वॉर जोन में तेजी से यूक्रेनी सेना भी आगे बढ़ रही है। रिटालिएशन के लिए यूक्रेनी टैंक ने साफ कराया इन्फेंट्री के लिए रास्ता। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, जंग के बीच ये हिला देने वाली खबर है। वॉर जोन में अगर रशिया आगे बढ़ा है तो फिर यूक्रेन के सैनिक भी आगे बढ़ रहे हैं। आधी रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव, खार्किव, लीव जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह पर अटैक तेज हो गया है। एम्बुलेंस और इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां हैं बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही हैं। हजारों की तादाद में अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 7 से 8 महीने में बैटल जोन में अब महायुद्ध कंफर्म नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है अभी की बिग ब्रेकिंग। अगली एक और बड़ी खबर, हाइपरसोनिक मिसाइल सरमत के टेस्ट की तैयारी 1-2 दिन में किया जा सकता है। सरमत का टेस्ट लॉन्ग रेंज मारक क्षमता चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। फाइनल स्टेज के टेस्ट की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रशिया ने बेरेन टू सी में जारी किया है टेस्ट करने का नोटिस। और वैसे ये बहुत दिन से कहा जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन ये भी हो सकता है कि सरमत मिसाइल का टेस्ट कर दें, जो कि युद्ध को एक बहुत ही खतरनाक हालात में लेकर के जाएगा। लेकिन अगर सरमत मिसाइल का ये टेस्ट, इंडिकेशंस क्या हैं यूक्रेन के लिए और युद्ध जोन में? कहते हैं कि परमाणु बम की बात करना आसान है लेकिन असर है बेहद विनाशकारी। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने 15 किलो टन के बम गिराए। इन बमों ने भारी तबाही मचाई। अब तो 100 और 1000 किलो टन के बम भी दुनिया में हैं। अगर इन बमों का इस्तेमाल होता है तो मंजर क्या होगा, आप अंदाजा खुद लगाएं। यह है दूसरे विश्व युद्ध की महाविनाशक तस्वीरें, रूह कपा देने वाली तबाही की तस्वीर। 1945 की जंग में जापान के घुटने नहीं टेकने पर अमेरिका ने उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम प्रहार किया था। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक ही 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैला था। इससे भी 1945 के आखिर तक 74,000 लोग मारे गए थे। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोग खतरनाक बीमारियों से जूझते रहते हैं। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलो टन का था, लेकिन अब परमाणु जंग हुई तो 100 किलो से लेकर 1000 टन वजनी बमों का भी इस्तेमाल हो सकता है। 100 किलो टन का बम गिरा तो तबाही का मंजर कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जेनरेट होती है।
जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाएं, तो पूरा यूरोप काले धुएं की आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। बम धरती की आधी ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा। खेती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भयानक होगा। अगर 1000 किलो टन तक के बम गिराए जाते हैं तो इसका असर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक होगा। रूस के पास जार नाम का एक महाविनाशक बम है जिसकी क्षमता 100 मेगाटन है। अगर जार बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा तो न केवल पूरा शहर खत्म हो जाएगा बल्कि कीव से बेलासेरकेवा तक तबाही मच जाएगी। मतलब साफ है, परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कंपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। विनाश सिर्फ रूस और यूक्रेन में नहीं होगा, आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। Мы наблюдали это с расстояния 70. इसलिए परमाणु बम की बात करना आसान है, लेकिन इसका इस्तेमाल और उसका असर बेहद विनाशकारी है। अमेरिका और रूस के पास सैकड़ों परमाणु बम हैं और जंग एटमी हुई तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 7 महीने के बाद में क्या होने वाला है और क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद में पुतिन जिस तरह से बदला लेने पर हावी हैं, पुतिन के बारे में क्या कहा जाता है कि स्टोबन है यानी कि जिद्दी हैं, पुतिन के बारे में कहते हैं कि इंपल्सिव हैं और पुतिन कोई भी फैसला बस यूं ही ले लिया करते हैं। तो क्या ऐसे में जो अटैक पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा तेज हो चले हैं, यूक्रेन में इंडिकेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मेरे साथ में 2 बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा भी मेरे साथ में हैं। मैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। पूरी दुनिया में पिछले 7-7.5 महीने से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है अलग अलग मीडिया जोन के जरिए कि भाई परमाणु युद्ध तो होकर के रहेगा, परमाणु युद्ध होने वाला है, इसीलिए अमेरिका ने आयोडीन बहुत ज्यादा खरीद लिया है। परमाणु युद्ध होने वाला है, यही वजह है कि पोलैंड से लेकर के नीदरलैंड्स में भी आयोडीन की खपत बढ़ गई है और यही हाल जो है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में है। नेटो से जुड़े हुए जितने भी मुल्क हैं ऐसा कुछ चल रहा है। क्या इंडिकेशंस वाकई में न्यूक्लियर अटैक के हैं? क्या रूस और यूक्रेन न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ेंगे वाकई? थैंक यू रशीद, आप अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये बहुत ही अहम सवाल है जिसके को हम कब से डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका नैरेटिव अभी आ रहा था और हमने ये अब पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या है और किस किस के पास है। अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होती है तो कोई ऐसे घर बैठा नहीं रह जाएगा, तो सब अपने अपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। कोई 100 किलोमीटर डिस्ट्रॉय करेगा, कोई 85 किलोमीटर डिस्ट्रॉय करेगा। न्यूक्लियर विंटर सब जगह आएगी, ओजोन लेयर बिल्कुल खत्म होने लग जाएगी, मतलब लोग हर जगह मरने लग जाएंगे। तो जो न्यूक्लियर वेपन छोड़ेगा उसकी भी मौत है पक्की। वो 6 महीने बाद मरेगा, दूसरा 4 महीने बाद मर जाएगा, पहले मर जाएगा। फर्क ये होगा। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई इस स्थिति में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा तो ये बात धारणा गलत होगी। हाँ, सबको डर ये है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी, अगर जो माइंड है वो ही अपना रीजनिंग खो दे इन अ मैड फिट ऑफ एंगर, अगर वो बटन दबा दे जिसको कि न्यूक्लियर बटन कहते हैं, तो बात दूसरी होगी। या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ जाए जो कि वैसे ही मरने को तैयार है, जिहाद कर रहा है, वो कहता सबको लेके मरो, तो वो वैसे लोग ठीक है, उनके खिलाफ अगर आपने प्रिकॉशंस लेने लीजिए। तो जब आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, मैं यूक्रेन 5 बार गया हूं उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग कराने। मैंने उनका अंडरग्राउंड सिस्टम देखा है
कीव रेलवे स्टेशन में पूरी कीव की सिटी, कीव सिटी 6 महीने तक रह सकती है। पानी और वाटर और दूध का सप्लाई है वहां पे ये इन्होंने इतनी प्रिकॉशन दिया। अल्बानिया जैसी कंट्री में न्यूक्लियर प्रोटेक्शन डिवाइसेज है, तभी यूरोप में आयोडीन का वितरण हो रहा है, हर जगह चीज हो रही है, क्योंकि उनको पता है क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्योंकि कोई ना कोई पागल आदमी कोई ना कोई खिलवाड़ कर सकता है। वैसे कोई सेन हेड ऑफ द स्टेट ये नहीं काम करेगा। इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो आप दिखा रहे हैं, एक बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शुरू हुए तो डोमिनो इफेक्ट होगा, फिर दूसरा थोड़ा ज्यादा तेज करेगा, तो 3 महीने के बाद में मेन न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट हो जाएगा। तो बात वही पड़ेगी, माना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का रेडियो एक्टिव फॉलोआउट बहुत कम है। आर्टिलरी शेल्स आने लगे हैं, एयर टू ग्राउंड टैक्टिकल वॉरहेड की न्यूक्लियर मिसाइल्स आने लगी हैं, जो कि बहुत कम यील्ड होता है। पर वो आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ बात वहीं रुक जाएगी, ये बात नहीं होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, और जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि टैक्टिकली यूक्रेन के जो एस्टैब्लिशमेंट हैं इस तरह के हैं कि अंडरग्राउंड अगर परमाणु अटैक होता है तो 6 महीने तक के लिए भी यूक्रेन की जनता रह सकती है। लेकिन ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, उनका नाम है जर्मी फ्लेमिंग। उनका यह कहना है कि रशिया जब परमाणु अटैक करेगा तब पश्चिमी देशों को भनक तक भी नहीं लगेगी। एक और आज अपडेट ये आया है कि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के समर्थन से भारत समेत 35 देशों ने एक तरह से परहेज किया है और 143 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आगे नेटो किस हद तक आगे जाएगा, और क्या रूस के हालात आज की तारीख में ऐसे हैं कि ये ख्वाब पुतिन पाल सकें कि 1991 जैसे सोवियत संघ के जमाने में एक बार फिर से पूरे इलाके को लेकर के जाएंगे। राशिद जी, मैं आपके दर्शकों को एक चीज बड़ा क्लियरली बता दूं, आज के दिन में यूएन या यूएनएससी बिल्कुल डिफंक्ट है। हम लोग इसकी बात ना करें तो वही अच्छा है। इसमें चाहे कोई प्रस्ताव पास हो जाए, चाहे पास ना हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से जो ये यूक्रेन वॉर चल रहा है, कितने प्रस्ताव आए हैं यूएनएससी में, यूएन में और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी, लेकिन उसका असर क्या हुआ है? नेट सम 0, कोई उसका असर नहीं हुआ है। और कल का जो प्रस्ताव है जिसमें भारत के समेत कुछ देशों ने जो एब्सेंट किए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यूएन की तो बात हम छोड़ दें, आज के दिन में यूएन और यूएनएससी ये डिफंक्ट है, ये बिल्कुल किसी बिना काम के है। अब आइए जो आपने पूछा था न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो राशिद जी, जब आपके ही चैनल पे हम लोग पीछे डिस्कशन कर रहे थे, कुछ लोग शक जता रहे थे कि हाँ अब न्यूक्लियर अटैक होने वाला, तो मैं नहीं मानता हूं कि अभी इमीडिएटली न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। हालांकि रूस तिलमिलाया हुआ है, खास करके ये जो क्रीमिया का जो ब्रिज है इसके ऊपर जो अटैक हुआ था कर्स्क स्ट्रेट में, इसके बाद यूक्रेन के ऊपर में रूस तिलमिलाया हुआ है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाएं आप रूस के, तो देखिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। जब से इसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल आया हुआ, कभी भी इसने यूज नहीं किया हुआ, जबकि अमेरिका ने अटैक किया हुआ है इन्हीं परिस्थितियों में। तो वहां पे हम जानते हैं कि रशिया जो है एक सक्षम नेबर है, एक सक्षम न्यूक्लियर स्टेट है, जो कि ऐसे आंख मूंद के अटैक नहीं करेगा। और मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे इलैबोरेट करता हूँ। रूस के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है। आप जानते हैं यूक्रेन वॉर के 5वें-6वें दिन एक बहुत बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था कीव में, और सब लोग कह रहे थे कि ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब उसने गिराया हुआ, लेकिन नहीं था। वो बॉम्ब जो था उसके पास भी, उस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के पास भी 33 किलोटन ऑफ TNT उसकी मारक क्षमता है। मतलब लगभग आधे किलोमीटर में सब कुछ तबाह हो जाएगा, आधा किलोमीटर 500 मीटर में। तो ऐसे चीजें अभी रूस के पास हैं जो अभी तक उसने यूज नहीं किया हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज यूज हो, लेकिन अगर रूस को बहुत ज्यादा पुश किया गया, क्योंकि
जब से सवाल एक दुमा और भी ने पैदा होता है अपने- ना, आई एम सो सॉरी सर, आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सामरिक नजरिए से, हथियारों की सप्लाई के नजरिए से, हथियारों की खरीदारी के नजरिए से और विदेश नीति के नजरिए से अगर वाकई में ये युद्ध महायुद्ध और महायुद्ध के बाद फिर विश्व युद्ध या फिर न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाता है तो फिर भारत का स्टैंड क्या होगा और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए और भारत कब तक एक तरफ रह करके परहेज करेगा, क्योंकि बीच में अमेरिका भी है। हालांकि बाइडेन प्रशासन की पिछले 7 महीने में, 7.5 महीने में जम करके किरकिरी हुई है। बाइडेन के बारे में यह कहा जाता है कि आप ललकारते तो हैं लेकिन बीच में आते नहीं हैं, आप बोलते तो हैं, आप हथियारों की सप्लाई तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में यह बदनामी हो रही है कि अमेरिका हथियारों का सप्लायर तो बना हुआ है, हथियारों की मार्केट खोल करके तो रखे हुए हैं, लेकिन युद्ध बंद करने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। यूक्रेन पर रशिया का जो अटैक है, इसके बाद यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है या नहीं, यूक्रेन अपने अटैक के लिए कितना तैयार है, ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं, ज़ेलेंस्की क्या बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। महायुद्ध का ये काउंटडाउन है, यूक्रेन का रशिया पर जवाबी अटैक। बाखमुत पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर मोर्टार दाग दिए हैं। यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने यह अटैक किया है। सीधे चलते हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी के पास में। विंग कमांडर, क्या है कि पुतिन ने अपने नए जनरल की नियुक्ति की है, सर्गेई सुरोविकिन। और सर्गेई के बारे में, जनरल सर्गेई के बारे में एक बात यह कही जाती है कि सीरिया का कसाई अगर किसी को कहा जाता है तो जनरल सर्गेई हैं। सीरिया में तबाही लाने वाले, सीरिया पर बमबारी करने वाले, सीरिया को तबाह करने वाले, सीरिया को खंडहर में तब्दील करने वाले ये जनरल सर्गेई ही रहे हैं। जनरल सर्गेई ही क्या इस अटैक के पीछे हैं और जनरल सर्गेई आने वाले वक्त में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं यूक्रेन के लिए? राशिद, जैसा कि आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जनरल सर्गेई का जो टैक्टिकल एक्शन है वो काफी ब्रूटल दिखाई देता है। सीरिया में उसके काफी प्रदर्शन हुए हैं और रशिया के कई जनरल ऐसे रह चुके हैं। पर मैं रशिया की खासियत ये बता दूं, वो लड़ते तब बहुत अच्छा है जब ऑपोजिशन कमजोर होने लग जाती है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी कैंपेन्स देख लीजिए, वो पहले रिट्रीट करते हैं फिर वो लड़ते हैं। पर जब वो लड़ते हैं और खासकर विंटर की जब लड़ाई शुरू होती है तो उनका डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा है। अब सर्गेई इसके एक्सपर्ट है और आप देखेंगे किस तरीके से वो आने वाली विंटर में अगर वो अपना टैक्टिकल एक्शन दिखाते हैं तो कितना ब्रूटल होगा। उनके सिस्टम ऐसे हैं। बस 1 मिनट के लिए मैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा के पास भी जाना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी सर, आपको रुकना पड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि 7.5 महीने में अभी तक यूक्रेन के उन इलाकों पर पुतिन कब्जा क्यों नहीं कर पाए जिस कब्जे के लिए फरवरी 2022 में आगे बढ़े थे। पहले कहा था कि डोनबास को खाली कराएंगे, पहले कहा था कि जो डोनबास से लगे हुए इलाके हैं यहीं पर हम अटैक करेंगे, लेकिन कीव, खार्किव, लीव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया हर जगह पहुंचने के बावजूद अभी तक पुतिन क्यों नहीं कह पाए कि यस यूक्रेन पर हमने कब्जा कर लिया है? देखिए राशिद जी, जो मिलिट्री प्लानिंग होती है, मिलिट्री प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था 24 फरवरी को, ये खुद शायद पुतिन को भी पता नहीं था। ठीक है सर, उन्होंने अटैक तो कर दिए, उन्होंने मिसाइल सारे बरसा दिए, लेकिन जो आप किसी भी एक मिलिट्री एक्सपर्ट को पूछ लीजिए कि किस तरह से किसी कंट्री के ऊपर में कब्जा किया जा सकता है। मुझे समझ में आ गया। मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। हालांकि टैक्टिकल मिलिट्री प्रैक्टिस और मिलिट्री अटैक की आप बात कर रहे हैं, आगे भी आप लोगों से बातचीत होगी। अभी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद इसी खबर पर नजर।